हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, ये जिम्मेदार है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जब प्रकाश किरण एक कोलाइडल विलयन से गुजरती है तो इसमें प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिससे विलयन में प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग डैश होता है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग जो होता है वो होता है हमारा नीला। कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग नीला होता है। इसका प्रकाश सभी दिशाओं में सबसे अधिक बिखरता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है विकल्पों में दिए गए सभी रंगों में सबसे छोटी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का क्यों होता है? दोस्तों, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इस वजह से जो है खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, खतरे के संकेत सिग्नल में प्रयोग किया गया प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? दोस्तों, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो होता वो कैसा होता? काला होता। दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन न होने की स्थिति में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किस वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने की स्थिति में। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन तथा व्यतिकरण प्रकाश के गुण है। क्या है? प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन तथा व्यतिकरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो दोस्तों, तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, ना कि प्रकीर्णन। दोस्तों, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना ये प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और आसमान का नीला रंग भी जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों, तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, जिसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है। दोस्तों, लाल रंग का प्रकाश जो है कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। सबसे कम प्रकीर्णित कौन सा रंग होता है? लाल रंग। क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है, इस वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान कैनोपी से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है। क्या करती है? प्रकीर्णित करती है। और हमें क्या दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव हमको दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना ही क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा होता है प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। दोस्तों, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कौन से प्रकार का? नीले प्रकाश का। दोस्तों, प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। दोस्तों, स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले, कौन से आकार वाले? छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? छोटे कणों आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? दोस्तों, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है अंतरिक्ष का रंग जो है हमें काला दिखाई देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण वहां पर वायुमंडल का ना होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन ना होना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित मतलब फैल जाता है। तो उत्सर्जित होता है, तो किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है।
प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान हमको करना है। तो खतरे के संकेत का लाल होना दोस्तों, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नहीं होता, अनुप्रयोग नहीं है। तारों का टिमटिमाना, ये भी अनुप्रयोग नहीं है। टिंडल प्रभाव बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन का अनुप्रयोग है। सूर्य का लाल और प्रकाश का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो ए डी ई जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग हो जाएगा। तो डी ई ए ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान है टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, खतरे संकेत का लाल होना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। दोस्तों, गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना, ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? दोस्तों, सीवी रमन के बारे में जो गलत कथन है वो है उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये जो है गलत कथन है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सत्य कथन है दोस्तों। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सत्य कथन है। और उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये भी कथन सत्य है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये कथन गलत है। दोस्तों, सीवी रमन की यदि बात करें तो सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह कथन गलत है। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे? भारतीय भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, और 21 नवंबर को क्या हुआ था इनका? 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कैसे थे? भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में इन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको। कौन सा? लेनिन शांति पुरस्कार। कब? 1957 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है। दोस्तों, बादलों का रंग सफेद जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन की यदि बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विस्तृत करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन हम कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के उदाहरण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। दोस्तों, रेले के नियम के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। ये किसने बोला था? रेले ने बताया था। तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम दोस्तों, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, अर्थात विबग्योर और आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं इसे? हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक को, ठीक है, चमक की प्रक्रिया को। दोस्तों, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। यह छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण?
वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। इनमें से कौन सा प्रकाश इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आकाश का नीला रंग ही जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर क्या हो जाता है? बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश कैसा दिखाई देता? तो हमें आकाश काला दिखाई देता। ठीक है, यदि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला, परावर्तन के नियम निम्न में से किस पर लागू होते हैं? दोस्तों परावर्तन के नियम जो है गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। किस पर? गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर। दोस्तों परावर्तन के नियम निम्न है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दोस्तों ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा तल हो गया, समझ लिए, ये हो गया हमारा तल। ये है हमारी आपतित किरण, ये हमारी गई परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब जो है दोस्तों, यहाँ पे अभिलंब। देखिए ये तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं स्थित है, इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब जो है दोस्तों हमारा, ये तीनों कहाँ होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं दोस्तों, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी तथा सीधा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। दोस्तों जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना क्या होती है? घटित होती है। बात करें दोस्तों नियमित परावर्तन की, तो इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती है। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो कौन सी घटना होती है? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। देखिए दोस्तों ये है हमारा, क्या है हमारा? समतल चिकना परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब दोस्तों आपतित किरण जो है ये पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक आपतित किरण हो गई, ये दूसरी आपतित किरण हो गई, ये तीसरी आपतित किरण हो गई। अब ये देखिए तीनों क्या है? समानांतर है, तीनों क्या है? समानांतर है। ठीक है, जैसे ही इसका परावर्तन हुआ दोस्तों, तो ये देखिए परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण हमारी, ये हमारी परावर्तित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण, ये देखिए ये भी क्या है? आपस में समानांतर ही है। तो है क्या है? समानांतर है। मतलब आपतित किरण जब परावर्तक पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें जो है समानांतर बनी रहती है। देखिए आपतित किरण पहले समानांतर आई तीनों, और जब परावर्तन हुआ उसके पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं वो भी क्या जा रही है? एक दूसरे के साथ समानांतर जा रही है। देखिए तीनों किरणें एक दूसरे के साथ क्या है? समानांतर है।
तो ये कौन सी घटना कहलाती है? नियमित परावर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों, समतल दर्पण से क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखते हैं क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। दोस्तों, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि जो होती है हमेशा आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। दोस्तों, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं होती है क्या? आभासी, समान आकार की, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी जो है ये एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। दोस्तों, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना, मिरर बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो दोस्तों, ये है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। दोस्तों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, अपितु बिंब से झुकी हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। दोस्तों, उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।